नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी जो प्रश्न इस क्लास में लिए गए हैं ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं रिपीट करके, और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए बताए जाएंगे वो सभी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को अपने शुरू करते हैं। ये क्लास आपके जितने भी एग्जाम होते हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद आपके हो गया एमटीएस, सीएचएसएल, मतलब जितने भी एग्जाम है, यूपी पुलिस के लिए लीजिए, सीआईएसएफ, आरपीएफ, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो ये 112 नंबर का क्लास है जिसे आप लोग देख लीजिएगा। आज के क्लास में 113 नंबर के क्लास को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए 113 नंबर के क्लास को हम लोग खोल लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि साइंस से आ चुका है, और ये प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने 1808 में द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो अगर प्रश्न इतना ही होता कि परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आप लोग क्या बताते हैं परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ये अभी आप जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे इसको आधार किसने क्या माना, इन्होंने आधार किसे माना, तो द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को क्या माना, आधार मान करके इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। और कब प्रस्तुत किया? 1808 में। देखिए असली हीरो वही है जो प्रश्न से भी प्रश्न खोज करके पढ़ ले, तो वही असली हीरो है जीएस में, तभी जीएस बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार हो पाएगा। आइए चलिए, सिद्धांतों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। आइए चलिए कुछ सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे लपेट लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत तो आप सभी जानते हैं, E = mc²। किसने दिया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। ये यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि गति के नियम किसने दिया था, एग्जाम में पूछा जाता है गति के नियम किसने दिए थे, या फिर आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसे न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्प्लवन बल का सिद्धांत अगर आपसे पूछे किसने दिया था, जिससे जहाज वगैरह चलते हैं, उत्प्लवन बल के सिद्धांत के बारे में आप लोग बताएंगे। उत्प्लवन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आपके, किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? उत्प्लवन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि आर्किमिडीज जी अपने बाथरूम में नहा रहे थे, तभी उन्होंने उत्प्लवन बल का खोज किया, और वो बाथरूम में से ही चिल्लाते चिल्लाते निकले कि मैंने खोज लिया। और वो नहाना छोड़ करके इतने खुशी से वो बाहर बाथरूम से चिल्लाते हुए निकले कि मैंने खोज लिया। आज इनके सिद्धांतों पे बड़े बड़े कार्गो शिप वगैरह जहाज वो चलते हैं समुद्र में, आप सभी जानते हैं। अगर यहीं पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, विकासवाद का नियम, ये आप लोग से बहुत पूछा जाता है कि विकासवाद का नियम किसने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ये आपके किसने दिया था विकासवाद का सिद्धांत? ये आपके किसने? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, कृत्रिम चयन का सिद्धांत, ये सभी किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो इस प्रश्न से इतने सारे प्रश्न आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इतनी चीज़ें तो आप लोग को जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि किसने 1808 में द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, परमाणु सिद्धांत के बारे में आप सभी जानते हैं किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न कब दिया था? 1808 में। तीसरा प्रश्न आधार किसको माना? तो द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के आधार पे इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और हमने बताया कुछ अन्य सिद्धांतों के बारे में जो एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे उत्प्लवन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था।
विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सभी न्यूटन ने दिए थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को याद रखते हुए चलना है। साथ में अगला प्रश्न है हमारे पॉलिटी से। पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। देखिए, जब हमारे संविधान को बनाया गया तो अनेक देशों से संविधान के स्रोतों को इकट्ठा किया गया, तब जाकर के हमारे देश का संविधान बनाया गया। तो मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछे कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। इसी तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे कि अन्य कौन कौन सी चीज़ें विदेशी संविधान से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है। या फिर यहीं पे साथ में आप लोग नागरिकता भी लिख लीजिए। नागरिकता भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली और नागरिकता, ये दोनों हम लोग लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ पे? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बताएंगे, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक, और 108 का संविधान नंबर 108 का प्रयोग करके संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। ये कहाँ से लिया गया? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से हमारे देश में इसको हमारे संविधान में लिया गया। अगर यहीं पे आप लोग को ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य या तो आपको सोवियत संघ मिलेगा या तो आपको सीधे रूस मिलेगा ऑप्शन में, क्योंकि रूस का पहले नाम क्या था? सोवियत संघ था। अगर आपसे पूछे संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है। संविधान संशोधन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इतनी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि आगे आने वाले एग्जामों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? हमने बताया अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य पूछ ले तो रूस से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। संसदीय शासन प्रणाली और नागरिकता ये आपके ब्रिटेन से लिया गया। संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को याद रखते हुए चलना है हमारे साथ में। आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, तो ये भी देखिए पॉलिटी का प्रश्न है। कैबिनेट का अध्यक्ष, अगर केंद्र का कैबिनेट है, यहाँ पे नोट करेंगे, अगर केंद्र का कैबिनेट है तो इसका अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होंगे। कौन होंगे इसके अध्यक्ष? प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। अगर केंद्र का कैबिनेट है तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? यहाँ पे फिर से लिखेंगे, तो इसके अध्यक्ष क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी होंगे। अब कैबिनेट के बारे में यहाँ पे प्रश्न आया है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें कैबिनेट के बारे में एग्जाम में हमारे पूछी जाती है। कैबिनेट के बारे में एक चीज़ तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है, कैबिनेट के बारे में क्या पूछी जाती है कि इसमें कैबिनेट में हमारे किसी भी कैबिनेट में सीट कितने होंगे। तो इसमें सीट जो है वो लोकसभा का कितना रखते हैं, ये लोकसभा का आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लोकसभा का 15% सीटें होती है कैबिनेट में, लोकसभा का 15%। और कैबिनेट की जो व्यवस्था है कि कैसे उसमें सीटों का आवंटन किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये जुड़ा है आपके 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन, इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर राज्य के मंत्रिमंडल की बात करें या फिर कैबिनेट की बात करें, अगर आपसे पूछे कि राज्य के मंत्रिमंडल, तो इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्य के मंत्रिमंडल के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख कौन होते हैं, इसकी चर्चा तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद नंबर 163 में है। अनुच्छेद नंबर 163 में इसमें सीट कितने होती हैं, तो इसमें विधानसभा का, राज्य में विधानसभा होती हैं तो इसमें सीटें विधानसभा का 15% होता है, जबकि दिल्ली जो आपके यूनियन टेरिटरी है इसमें विधानसभा का 10% लिया जाता है। ये एक अपवाद है, अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखेंगे। विधानसभा का यहाँ पे 15% यहाँ पे लिया जाता है इसमें सीट। अगर आप राज्य के मंत्रिमंडल में कम से कम सीट कितनी हो सकती है, कम
से कम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो इसमें कम से कम यहाँ पे कितना 12 सीट हो सकती है, कितनी 12 सीटें हो सकती है, इससे कम नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोग इनके ध्यान रखेंगे। और इसके मुख्य यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो राज्य का विधानमंडल होता है इसके अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री केंद्र के कैबिनेट का अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री। राज्य के कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है, वो आपके मुख्यमंत्री होता है। कैबिनेट में कितनी सीटें होती हैं, तो लोकसभा का 15% होता है। और इस कैबिनेट से संबंधित चीज़ों को जोड़ा गया 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। राज्य के मंत्रिमंडल की बात करें, इसे अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन मिलता है। और विधानसभा का इसमें 15% सीट होता है। इस अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री जी होते हैं। कम से कम इसमें 12 सीटें हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे आप लोग क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसे ही रोज क्लास पाने के लिए। और अगला प्रश्न फिर पॉलिटी से, क्या बात है, लगातार पॉलिटी का शॉर्ट चल रहा है। किस रिट के तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना चाहिए। तो ये रिट है हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप लोग यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा कर के। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ये आदेश देगा कि उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसको उसके सामने पेश किया जाए और वो घटना की जांच करेगी कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और कोई अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रिट की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है रिट, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट की बात करें, ये रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, ये अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट जारी करता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला कुछ और हमारे पास कुल 5 तरह के रिट होते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं कुछ रिट और उसका अर्थ क्या है, ये हमारे एग्जामों में पूछा जाता है। परमादेश का मतलब क्या होता है, परमादेश ये भी एक प्रकार का रिट है। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है परमादेश का। अगर आपसे पूछे कि एक तरह का रिट होता है निषेध, निषेध भी एक तरह का रिट है। तो निषेध के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निषेध का रोकना। ठीक, इसका मतलब होता है रोकना। कोई अधीनस्थ न्यायालय अगर अपने कोई छोटा न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उससे छोटा हाई कोर्ट है, जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक, और भी निजी न्यायालय होते हैं। कोई भी ऐसा न्यायालय जो अपने अधिकार से बाहर फैसला कोई सुना रहा है तो उसके खिलाफ निषेध नामक रिट जारी किया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। निषेध का मतलब होता है रोकना। उत्प्रेषण इसी तरह का एक रिट है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है, जब कोई छोटा न्यायालय मतलब बड़े सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से छोटा न्यायालय कोई किसी फैसले पे कानून बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट या फिर हाई कोर्ट रिट जारी करती है कि उसे उसके पास भेजा जाए। वो मामले की जांच करेगा और उसका कारण पूछेगा और उसका निवारण करेगा। ठीक, तो उत्प्रेषण ये इसका मतलब होता है प्रेषित किया जाना। तो इसका अर्थ तो क्या होता है, प्रेषित किया जाना। एक और रिट के बारे में आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि अधिकार परीक्षा किसे कहते हैं। 3 रिट होता है ना, 3 रिट हो गया। एक तो क्वेश्चन में ही है, एक है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कोई भी संस्था या फिर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम कर रहा है या फिर किसी पद पे बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा। तो इसका अर्थ होता है कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है किस अधिकार से। ठीक, अधिकार परीक्षा इसका ये रिट है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न था, किस रिट के तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना चाहिए। तो ये है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक,
रिटों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का यूज करके जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। रिट हमारे पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और अधिकार परीक्षा, ये हमारे पास रिट है। अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये हमारे पास कुछ रिट हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो लक्षद्वीप में जो बोली जाने वाली भाषा है उसको कहते हैं हम लोग मलयालम। आइए यहाँ पे देखते हैं और मलयालम के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे कि मलयालम तो केरल की भाषा है, केरल में भी क्या बोली जाती है? मलयालम। लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप जो है केरल के समीप है, इस वजह से लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल और लक्षद्वीप में दोनों जगह ही क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। जैसे तमिलनाडु में आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में क्या बोली जाती है? तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, लेकिन तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, लेकिन इसी के समीप में ही क्या हुआ है? इसी के समीप में श्रीलंका है, तमिलनाडु से सटा हुआ, तो इस वजह से श्रीलंका में भी क्या बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है बहुत सारे क्षेत्रों में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ राज्यों, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और उन वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, भैया बता दो, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। वहीं पे तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तेलुगु भी बोली जाती है और साथ में उर्दू भी बोली जाती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में तेलुगु एंड उर्दू ये दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्टैटिक से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो मलयालम है। लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो भी केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, लक्षद्वीप पे हाई कोर्ट नहीं है, वो केरल हाई कोर्ट में ही अपना सुनवाई करता है। ये भी बातें यहाँ पे रंगी हाथ याद रखेंगे। ठीक, और तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू दोनों भाषाएं बोली जाती है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्चिंग पैड वहीं पे बन रहा है, करंट अफेयर का प्रश्न है। इसरो का तीसरा लॉन्चिंग पैड जो है, करंट अफेयर का प्रश्न है, वो आपके वहीं श्री हरिकोटा में ही बन रहा है। श्री हरिकोटा में ही बन रहा है। श्री हरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अन्य 2 लॉन्चिंग पैड ऑलरेडी हैं। यहाँ पे अन्य 2 लॉन्चिंग पैड यहीं पे हैं, अन्य 2, जिसका क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अन्य 2 आपके क्या है? अंतरिक्ष केंद्र में अन्य 2 क्या है? लॉन्चिंग पैड है इसरो का। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए, इसरो आया है तो इसरो के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे इसरो के बारे में आप लोग को क्या याद रखना, क्या एग्जाम में आपके पूछी जाएगी? स्थापना पूछे तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि बेंगलुरु में क्या है? इसका मुख्यालय है। और हेड पूछेगा इसके कौन है? तो वी नारायणन क्या है? वी नारायणन इसके कौन है? चेयरमैन है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। वी नारायण इसके चेयरमैन है, यानी कि अध्यक्ष हैं या फिर हेड हैं कह सकते हैं आप लोग। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इसरो के लिए तीसरा लॉन्चिंग पैड वहीं श्रीहरिकोटा में बनेगा, जहां पे अन्य 2 स्थित हैं, तीनों एक साथ हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनेगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर से है, महत्वपूर्ण प्रश्न, साइंस एंड टेक से पूछा जाता है प्रश्न। इसरो के बारे में हमने बताया क्या कि 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके हेड कौन है? वी नारायणन इसके हेड हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में तेंदू, अमलतास, बेल को क्या कहते हैं? बंगाल क्वींस भी बोलते हैं, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इंडियन जियोग्राफी में, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी में वन के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये पाए जाते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वनों में। कहाँ पे पाए जाते हैं ये? तो ये सभी पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। आइए चलिए भारत में वनों के प्रकार को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में वनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे वगैरह के एग्जाम में। देखिए,
वन की बात करें, ये भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार के। आप लोग कहीं से और पढ़ लें तो आप लोग कहने लगे कि नहीं 5 के अलावा भी और पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सारे वन जो होते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं। उष्णकटिबंधीय आप लोग यहाँ पे इसको कॉमन कर लेंगे। तो भारत में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं। और आपके कौन सा पर्णपाती वन पाया जाता है? पर्णपाती वन भारत में पाया जाता है, जिसे ही क्या बोलते हैं? इसे मानसूनी वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मानसूनी वन भी बोलते हैं। कैसा वन बोलते हैं इसे? मानसूनी वन भी बोलते हैं। एक आपका हो गया, आपका एक और आप लोग याद रखेंगे, 2 अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्वतीय वन भारत में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन ये कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में। और आपका 5वां है, 5th नंबर का हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को ही क्या बोलते हैं? ज्वारीय वन भी बोलते हैं। ज्वारीय वन बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र ज्वारीय वन, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल साइड में बहुत ज़्यादा ये वन पाए जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये खारे पानी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में इतने वनों के बारे में याद रखेंगे। भारत में तेंदु, अमलतास, बेल जिसे बंगाल क्वींस भी बोलते हैं, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। वनों के प्रकार भारत में 5 तरह के पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ये सभी भारत में वनों के प्रकार पाए जाते हैं। पर्णपाती वन को ही क्या कहते हैं? इसे हमने बताया, इसे ही मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मानसूनी वन भी कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। खिलौना, सजावटी सामान, क्या बात है, अब किया चुका है साइंस से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खिलौना, सजावटी सामान व चिकनी सतहों को बनाते हैं। तो इसे बनाते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको बनाते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। गुलदस्ता वगैरह बनाए जाते हैं यार प्लास्टर ऑफ पेरिस से, चूना के जैसे होता है। चूना आप लोग देखे होंगे। इसका फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, CuSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, CuSO4 इंटू हाफ H2O इसका फार्मूला है। ठीक, इसी की तरह आप लोग बताएंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम का फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फार्मूला सेम इसी के जैसे रहता है, CuSO4। इसका फार्मूला जिप्सम का क्या है? CuSO4 इंटू 2H2O इसका फार्मूला होता है। CuSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का फार्मूला होता है। अगर चूना की बात करें तो अगर आप लोग बताएंगे बिना बुझा हुए चूना का फार्मूला क्या है? बिना, एग्जाम में पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? तो इसको बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ ना, बिना बुझा हुआ रहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में एक चीज़ और आप लोग बताएंगे, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला तो CaO इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे आप लोग से पूछे कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो एक चीज़ और यहाँ पे नोट करेंगे, बुझा हुआ चूना का फार्मूला बता दीजिए। तो बुझा हुआ चूना जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूना को बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका रासायनिक नाम ये है। और इसका फार्मूला की बात करें मैं तो CaOH होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है।
तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये चारों चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए रिवीजन करते हैं कि खिलौने सजावटी सामान और चिकनी सतहों को बनाते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। CuSO4 × ½ H2 इसका सूत्र है। और जिप्सम का सूत्र हमने बताया CuSO4 × 2H2 होता है। CaSO4 है यार, कॉपर है ना, तो ये होता है। अगर आपसे पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका फार्मूला होता है, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि यक्षगान किस राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। ये आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्नाटक से है उसका संबंध। कर्नाटक से संबंधित आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे भारत के कौन से राज्य में कॉफ़ी एंड चंदन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कॉफ़ी एंड चंदन का इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कॉफ़ी एंड चंदन का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें ये कहाँ पे होता है, तो ये आपके एक कर्नाटक में ही होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉफ़ी और चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। और एक कुर्ग जिला है कर्नाटक में, कुर्ग जिला है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कुर्ग जिला कर्नाटक का है, ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो वो भी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग जिला वो कॉफ़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, ये भी बातें यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। कुर्ग जिला कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में है, जिसे जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पे स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि ये शरावती नदी पे स्थित है। और शरावती नदी पे स्थित है, इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं और गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि यक्षगान किस राज्य का लोक प्रदर्शन है, तो कर्नाटक का है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटक में। कॉफ़ी एंड चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में। और कुर्ग जिला कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ये कर्नाटक में। और जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष में BCG टीकाकरण और टीबी उपचार शुरू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1962 में। कब शुरू किया गया था? 1962 में टीबी के रोकथाम के लिए और उससे जुड़ी टीकाकरण के लिए। ये एग्जाम में ये आप पूछा गया है आपके, ये ध्यान रखेंगे। 1962 में ये योजना शुरू की गई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए टीबी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि टीबी में जीवाणु कौन से होते हैं, जीवाणु इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है साइंस में। तो इसमें जीवाणु होते हैं माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, इसमें जीवाणु होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं, इसमें जीवाणु होते हैं। ये बातें आप लोग को याद रखना है। और टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने? रॉबर्ट कोच ने किया था इसकी खोज। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और टीबी हारेगा, भारत में टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये हमारा लक्ष्य कब तक का है, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। टीबी हारेगा और क्या है आपका, देश जीतेगा। ये योजना कब तक का लक्ष्य रखा गया है, ये 2025 तक का हमारा लक्ष्य है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं
कि राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार शुरू किया गया था? 1962 में ये शुरू किया गया था। टीबी का खोज, टीबी में जीवाणु होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, और इसकी खोज क्या होते हैं? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की, और टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये हमारा लक्ष्य 2025 तक है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो गांधी जी का जो हिंद स्वराज पुस्तक है, देखिए गांधी जी के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आप लोग याद रखेंगे, छोटे से लेके बड़ा तक प्रश्न। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक आपके 1909 में लिखा था। कब लिखा था? 1909 में। और ये बात एग्जाम में पूछी गई है। और ये गांधी जी की हिंद स्वराज जो है, ये गांधी जी की पहली पुस्तक थी। गांधी जी की पहली पुस्तक थी। तो गांधी जी की ये पहली पुस्तक थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गांधी जी की कुछ पुस्तकों के बारे में आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये पुस्तक गांधी जी ने कब लिखा था? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में जब पहली बार सत्याग्रह किया था, उसका वर्णन इस पुस्तक में इन्होंने किया है, और ये लिखा गया था 1924 में। और एक पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सबसे पहले तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये पुस्तक किसकी है? क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये किसकी पुस्तक है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ये कब लिखी गई थी? ये फाइनली 1929 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, और बहुत पहले लिखी गई थी। गांधी जी इसको लिखने में बहुत सारे समय लगाए हैं, और बहुत अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से इसका क्या बोलते हैं, प्रकाशन भी होता रहा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग को फाइनली ये पूरी तरह से कंप्लीट 1929 में हुआ था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी के कुछ पत्रिकाओं के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी बहुत ही सेंसिटिव है एग्जाम के लिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया। तो गांधी जी के पत्रिकाओं के बारे में पूछना तो आम बात है जब लंगोटी पूछ ले रहा है, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडियन ओपिनियन पुस्तक गांधी जी ने कब लिखा था? इंडियन ओपिनियन पुस्तक गांधी जी ने, ये पत्रिका है, ये 1903 में लिखा था। और यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका, दो पत्रिकाओं के बारे में और याद रखेंगे। सबसे पहले ये याद रखेंगे कि ये किसकी पुस्तक है? तो ये गांधी जी की पुस्तक है। यंग इंडिया और नवजीवन, ये दोनों पुस्तक गांधी जी की है। कब लिखा गया था? 1919 में लिखा गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक के बारे में और आप लोग ध्यान रखेंगे, हरिजन नामक पुस्तक। हरिजन नामक पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये सभी गांधी जी के पत्रिकाएं हैं। हरिजन नामक पत्रिका है गांधी जी ने ये लिखा था 1933 में, ठीक। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी जब जेल में जाते थे तो आराम से बैठ करके पुस्तक लिखते थे, ठीक। समय यूटिलाइज करने का बहुत बढ़िया तरीका है, गांधी जी से सीखना चाहिए। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा था? 1909 में। और गांधी जी की ये पहली पुस्तक भी थी, इसी वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये गांधी जी पुस्तक 1924 में लिखे थे, यरवदा जेल में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी गांधी जी यरवदा जेल में ही लिखे थे। और पत्रिका हमारी इंडियन ओपिनियन है गांधी जी की, 1903 में आया। हरिजन 1933 में आया। यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका गांधी जी की, ये 1919 में आया। अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी का ही नया नाम क्या हो चुका है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नया नाम अब क्या हो चुका है? इसका नया नाम अब हो चुका है शिक्षा मंत्रालय। क्या हो चुका है इसका? इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, ठीक। और दूसरी बात आप लोग को ये याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय के बारे में आप लोग को बताया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में हुई थी। शिक्षा मंत्रालय कब बना था? नया नाम इसका शिक्षा मंत्रालय कब हुआ? 2020 में।
और इसके शिक्षा मंत्री कौन बने थे? वर्तमान समय में कौन है इसके शिक्षा मंत्री? कौन है वर्तमान समय में? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है शिक्षा मंत्री? ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान इसके शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान समय में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। आइए चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आपसे पूछे कब आई थी, तो ये आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आई आपकी 2020 में। कब आई? 2020 में। NCERT की स्थापना भी एग्जाम में पूछा जाता है। NCERT की स्थापना पूछे भारत में, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। और एक चीज़ और आप लोग बता दीजिए कि नई शिक्षा नीति का जो है ये मॉडल क्या है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसका मॉडल है 5+3+3+4। इसका मॉडल क्या है? 5+3+3+4। ये हमारे नई शिक्षा नीति का मॉडल है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। और अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? शिक्षा मंत्रालय अब इसका नया नाम हो चुका है 2020 से। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान है। और शिक्षा से संबंधित कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के का कब आया? तो 2020 में। इसका मॉडल क्या है? 5+3+3+4 है। और NCERT की स्थापना कब है? तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल से संबंध बेहतर बनाने के लिए CBI ने क्या लॉन्च किया? तो इंटरपोल से संबंध बनाने के लिए CBI ने भारत पोल लॉन्च किया है। अभी हाल ही में इस भारत पोल लॉन्च किया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर का प्रश्न है। आइए इंटरपोल के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे इंटरपोल के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। इंटरपोल के बारे में बात कर लेते हैं। महासचिव बताइए, महासचिव कौन है? तो इसके जो महासचिव वाल्डेसी उर्कीजा हैं। इंटरपोल के महासचिव कौन है? वाल्डेसी उर्कीजा है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ पे? लियोन फ्रांस में। फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इंटरपोल से संबंध बेहतर बनाने के लिए CBI ने क्या लॉन्च किया। तो यहाँ पे भारत पोल इन्होंने लॉन्च किया। इंटरपोल के बारे में बात करें, महासचिव कौन है? वाल्डेसी उर्कीजा है। और स्थापना 1923 में हुई। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इतनी चीज़ें आप लोग को यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है? वर्ल्ड जियोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए चीन में एक नदी है जिसका नाम है वहांगो नदी। वहांगो नदी। और वहांगो नदी की बात करें, इसे किस नाम? ये चीन में है। वांगो नदी ये चीन में स्थित है और इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। वांगो नदी के बारे में पीली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और वांगो नदी का एक उपनाम और है, इसे चीन का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। तो ये भी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसे चीन का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। ये भी बातें यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आइए चलिए इस प्रश्न से हम लोग विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि विश्व की, आप लोग बता दीजिए कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नील नदी। तो आप लोग बताएंगे क्या? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है आपके अमेजन नदी। क्योंकि अमेजन नदी का दक्षिण अफ्रीका में है अमेजन नदी, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अमेजन नदी जल ग्रहण क्षेत्र के दृष्टि से बड़ी नदी मानी जाती है। लंबी नदी पूछे तो नील नदी, बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे गहरी नदी बता दीजिए कौन सी है,
विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे कि कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की नदी है कांगो नदी। और इसे ही क्या बोलते हैं, कांगो नदी का अन्य नाम क्या है? इसे जायरे नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायरे नदी भी कहते हैं। ये बातें भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो ठीक है, नदियों के बारे में अभी बता देते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, कौन सी नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है? तो वांगो नदी चीन का शो किसे कहते हैं? पीली नदी है, चीन में है। ठीक, एक यांगसी नदी भी आपसे पूछे कहाँ पे? चीन में है, और एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एशिया की क्या है? एक एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यांगसी नदी। यहाँ पे रंगे हाथी से भी आप लोग याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और नील नदी कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और वो ये निकलती है विक्टोरिया झील से। विश्व की सबसे बड़ी नदी ये अमेजन नदी है, साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी नदी ये है कांगो नदी, कांगो गणराज्य के समीप बहती है। और जायरे नदी भी इसका अन्य नाम है। ये भी अफ्रीका में अफ्रीका के दक्षिणी साइड में ये पाई जाती है नदी। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो इतनी नदियों के बारे में आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि कौन तत्व कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर आप कह सकते हैं साइंस से है प्रश्न कि कौन तत्व कमरे के ताप पर। देखिए, दो तत्वों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, एक मरकरी और ब्रोमीन। जब तत्व केवल पूछे तो मरकरी और ब्रोमीन। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है, अभी आपको बताते हैं, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। तो जब धातु पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? तब बताएंगे आप लोग मरकरी, मरकरी बताएंगे। मरकरी जिसे पारा भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पारा भी बोलते हैं। फार्मूला इसका Hg होता है। क्या होता है? Hg। अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी अधातु है, कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है, तो आप लोग बताएंगे क्या? ब्रोमीन बताएंगे। क्या बताएंगे? ब्रोमीन बताएंगे। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मरकरी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग जरूर पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? मरकरी को ही क्या कहा जाता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है क्विक सिल्वर। क्या कहते हैं इसको? क्विक सिल्वर। मरकरी को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है। क्विक सिल्वर आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो मरकरी को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मरकरी का उपयोग किस यंत्र, मतलब बहुत जगह करते हैं, जैसे इसका उपयोग हम लोग बैरोमीटर में करते हैं। बैरोमीटर में आप सभी जानते हैं वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर की वायु का दाब मापते हैं, इसे मैनोमीटर। इसमें भी बैरोमीटर का प्रयोग, इसमें भी पारा का उपयोग किया जाता है। एक आपका थर्मामीटर, तो आप लोग जानते होंगे थर्मामीटर पहले वो आता था, क्या बोलते हैं उसका, पारा वाला थर्मामीटर आता था जो कांच का बना होता था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी तो डिजिटल थर्मामीटर आ चुका है, तो उसमें केवल नंबरिंग दिखाता है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन तत्व कमरे के ताप पर तरल होता है। तो मरकरी और ब्रोमीन ये दोनों तत्व हैं, और ये कमरे के ताप पर दोनों तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि ऐसे करके पूछे कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे मरकरी या फिर पारा, क्योंकि पारा जो है वो धातु है। अधातु कौन सी है जो तरल अवस्था में कमरे के ताप पे पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? अधातु है। हमने मरकरी के बारे में बताया, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। उपयोग इसका बैरोमीटर में भी किया जाता है, मैनोमीटर में भी किया जाता है, और थर्मामीटर में भी किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है। देखिए, सबसे पहले जो संगठन बना था अंतर सरकारी संगठन, वो बनाया गया था राइन नदी पे। राइन नदी पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग बनाया गया था। तो इसका जवाब होगा क्या? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइन नदी पर नेविगेशन के लिए इसे बनाया गया था। नेविगेशन
राइन नदी पे नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग एक बनाया गया था, तो और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे बताना पड़ता है। हो सकता है फिर से रिपीट होकर आ जाए, आप लोग कहें कि कोई नया प्रश्न आया है, तो ऐसे रिपीट करके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन था, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1815 में। देखिए कितना पुराना है, इसकी स्थापना कब हो रही है, 1815 में इसकी स्थापना हो रही है। और मुख्यालय की बात करें, इसकी मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो स्ट्रांगबर्ग में था। स्ट्रांगबर्ग आप लोग जानते हैं कहाँ का शहर है, तो ये एक फ्रांस का शहर है, यहाँ पे इसका क्या था, मुख्यालय। आइए चलिए, कुछ हमारे पास कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और उसके मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है। जैसे यूएनओ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा IMF यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। उसके बाद नाटो के बारे में आप लोग बताएंगे। नाटो के बारे में कि इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ और आसियान के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आसियान एक संगठन है, इसकी बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता में, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। एक और संगठन के बारे में बहुत पूछा जाता है, ओपेक के बारे में। ओपेक के बारे में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। मुख्यालय ओपेक का वियना में है। कहाँ पे, वियना में इसका मुख्यालय है। ये बातें आप लोग रिवीजन के तौर पे ऐसे याद रखेंगे, मजाक में, ठीक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है, तो राइन नदी पर नेविगेशन के लिए इसे केंद्रीय आयोग बनाया गया था और इसकी स्थापना 1815 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्ट्रांगबर्ग फ्रांस में था। ये बातें आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, कैजुअली ले लीजिए। और ओपेक का मुख्यालय 1960 में, हमने बताया वियना, स्थापना 1960 में मुख्यालय इसका वियना में है। और आसियान का मुख्यालय आसियान का स्थापना 1967 में, मुख्यालय जकार्ता में। यूएनओ की स्थापना 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और नाटो की स्थापना 1949 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर रेड क्रॉस के बारे में पूछे तो 1863 में स्थापना और इसका मुख्यालय रेड क्रॉस का क्या है, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, हुड़किया बॉल किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता इस प्रश्न का। हुड़किया बॉल ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए किसी तरह कभी कभी इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे सुने नहीं रहते हैं कि ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये उत्तराखंड का है हुड़किया बॉल, ठीक। अलग अलग नया त्यौहार आप मिलते रहते हैं, नया लोक नृत्य वगैरह मिलते रहते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, ठीक। आइए चलिए कुछ राज्य और उसके लोक नृत्य के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। गुजरात के बारे में आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या है, गरबा बहुत ज़्यादा फेमस है। गरबा नृत्य, गरबा थोड़ा बहुत राजस्थान में भी किया जाता है लेकिन ज़्यादातर फेमस ये नृत्य है। गरबा क्या अपने पूरे देश में किया जाता है दिवाली में। भांगड़ा की बात करें, भांगड़ा देखिए हमारे यहाँ भी शादियों में भांगड़ा किया जाता है, यूपी बिहार में। वैसे फेमस तो कहाँ का है, ये पंजाब का फेमस है, ठीक। और उसके बाद बिहू त्यौहार आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे होता है, तो ये असम में। बिहू नृत्य भी है, त्यौहार भी है, बिहू नाम का लोकगीत भी है। ये सब कहाँ से संबंधित है, वहीं पे असम से। यक्षगान की बात करें, यक्षगान के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आगे हमने बताया भी है। ये कर्नाटक का है। कहाँ का, कर्नाटक का है यक्षगान। उसके बाद घूमर कालबेलिया, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। घूमर के बारे में पूछा जाता है। कालबेलिया के बारे में पूछा जाता है। कालबेलिया, काला बेलिया नहीं, कालबेलिया होता है। तो ये कहाँ का है, ये आपके राजस्थान में फेमस है। कहाँ पे, राजस्थान में फेमस है। लावड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में लावड़ी प्रसिद्ध है। रऊफ एक नृत्य होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि रऊफ कहाँ का फेमस है, तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर का फेमस है,
ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हुड़किया बॉल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। घूमर एंड कालबेलिया ये राजस्थान में फेमस है। लावड़ी महाराष्ट्र में। रऊफ आपका जम्मू कश्मीर में फेमस है। गुजरात में गरबा नृत्य भांगड़ा करने चले जाइए पंजाब में। यक्षगान आपका कर्नाटक में। बिहू कहाँ पे? असम में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि आपके कुतुब मीनार के बगल में है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम था इसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि गुलाम वंश का शासक और संस्थापक था। ये कुव्वत उल इस्लाम इसको बनाया था किसने? इसका निर्माण किसने करवाया था अगर आपसे पूछे तो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1992 नहीं यार, 1192 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ मस्जिदों के बारे में देख लेते हैं। मंदिर हम लोग पढ़ते हैं ना, मंदिर कहाँ पे स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से मस्जिदों के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पे स्थित है, उसे किसने बनवाया। अगर फेमस मंदिर हो, फेमस मस्जिद हो तब। अगर आपसे पूछे कि अटाला मस्जिद कहाँ पे है, तो अटाला मस्जिद की बात करें कहीं पे हो, मुझे पता है मस्जिद गलत लिख दिए हैं मस्जिद, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इसको इब्राहिम सरकी ने बनवाया था। किसने? इब्राहिम सरकी ने बनवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित मंदिर है। कहाँ पे? जौनपुर में स्थित मंदिर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जौनपुर उत्तर प्रदेश में ये स्थित मंदिर है। और एक दो मंदिरों के बारे में आप लोग बताएंगे। अदीना मस्जिद कहाँ पे है? अदीना मस्जिद, ये मस्जिद कहाँ पे है? मस्जिद ऐसे लिखा जाएगा। ये मस्जिद कहाँ पे है? ये आपके किसने बनवाया था? ये आपके सिकंदर शाह ने बनवाया था। सबसे पहले यही याद रखेंगे। किसने बनवाया था? सिकंदर शाह। अगर ये किसने बनवाया था नहीं याद रख पाते तो सबसे पहले तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। वेस्ट बंगाल में अदीना मस्जिद स्थित है। एक आप लोग बताएंगे नखोदा मस्जिद कहाँ पे स्थित है। नखोदा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये मस्जिद जो है ये आपके कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। तो इतनी बातें मस्जिदों से आप लोग याद रखें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि दिल्ली में बनी मस्जिद मानी जाती है पहली मस्जिद, तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरकी ने जौनपुर में कराया था। अदीना मस्जिद इसका निर्माण सिकंदर शाह ने पश्चिम बंगाल में कराया था। नखोदा मस्जिद कोलकाता में बना हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी जाइए वहाँ पे घूमिए। आप लोग तो अपने घर में गांव में ही घूमते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जनसंख्या के प्रजनन स्वास्थ्य से सीधे संबंधित था? तो ये था आपके UNFPA, तो ये है UNFPA जिसे संयुक्त राष्ट्र मुद्रा कोष बोलते हैं। सॉरी, इसको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष बोलते हैं। फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं, इसको बोलते क्या है? इसको संयुक्त राष्ट्र, इसको जनसंख्या कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष बोलते हैं। और बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोग, इसका मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इस संगठन का न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। और एक संगठन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे UNCEF, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1900 कुछ संस्थाओं के बारे में जरूर आप लोग याद रखें क्योंकि एग्जाम में उसकी स्थापना कब हुई थी। एग्जामों में संस्थाओं की स्थापना और वो क्या बोलते हैं, वो उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये पूछा जाता है। उसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लगातार रिवीजन करेंगे ढेर सारे प्रश्नों का, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट के जाने ना पाए। और इसका जो उद्देश्य होता है सीधे सीधे आप लोग ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए ही बनाया गया है। बच्चों की भलाई करना ही सीधे सीधे आप लोग याद रखेंगे इसका उद्देश्य होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक संस्था तो हजारों बार एग्जाम में पूछी गई है जिसका नाम है UNDP।
यूएनडीपी के बारे में आप लोग नहीं जानते, 1965 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य होता है सतत विकास, यानी कि सतत विकास पे जोर देना इसका उद्देश्य होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लीजिए। हमने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बताया कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जनसंख्या के प्रजनन स्वास्थ्य से सीधे संबंधित है, तो यूएनएफपीए संस्था है। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसे बोलते हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हमने बताया कि यूएनआईसीईएफ का स्थापना कब हुआ था, 1964 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और हमने बताया बच्चों की भलाई करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न कि यूएनडीपी की मुख्यालय स्थापना कब हुई थी, 1965 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सतत विकास पे जोर देना इसका लक्ष्य है। और हमारा अगला प्रश्न है इकोनॉमी से, क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कई देश और उनके अर्थव्यवस्था के बारे में पूछी जाती है कि ये अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल में जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की हो गई तो यहाँ पे नोट करेंगे भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और क्योंकि ऑप्शन ही मतलब उदाहरण ही एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा। ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आप लोग फ्रांस का याद रखेंगे, फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी कैसी अर्थव्यवस्था है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले नंबर पे आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते क्या है, किसे है, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का और निजी क्षेत्र का दोनों की भागीदारी होती है। उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, इस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे कि कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसमें भागीदारी किसका होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप सभी नाम से क्लियर है, निजी क्षेत्र की जो भागीदारी होती है वो सर्वाधिक होती है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी वो सर्वाधिक होती है। कंपनियों वगैरह की भागीदारी, संस्थाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा होती है। सरकार की भागीदारी कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे आपका हो गया अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहीं कनाडा ले लीजिए, अमेरिका से सटा हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अपना जापान ले लीजिए, जापान इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे जर्मनी भी क्या है, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे एक होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी ये अर्थव्यवस्था के 3 टाइप होते हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में पूछे तो इस पर जो ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है, इसमें सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होता है। सरकार का इसमें सर्वाधिक कंट्रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपका चीन हो गया, चीन साम्यवादी अर्थव्यवस्था। क्यूबा हो गया साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और उत्तरी कोरिया आप लोग ले लीजिए, उत्तर कोरिया ठीक, उत्तर कोरिया किम जोंग उंग, तो ये क्या है, उत्तर कोरिया यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये इकोनॉमी का आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी और देश के एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मैंने बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था एग्जाम में पूछी गई है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। जैसे भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। उसके बाद हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें सर्वाधिक होती है। जैसे कनाडा, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था इसमें सरकार की भागीदारी सर्वाधिक होती है। जैसे चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ की। तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपके उनको जानते होंगे आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अभी इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। इन्होंने क्या किया था, अल हिलाल नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित किया था, कब लॉन्च किया था, 1912 में। और कहाँ से लॉन्च किया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कलकत्ता से ये लॉन्च किए थे। कहाँ से, कलकत्ता से। कुछ पत्र और पत्रिकाओं के बारे में हमारे एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये कलकत्ता से ये समाचार पत्र लॉन्च किया। अगर आपसे पूछे कि इसकी भाषा क्या है, अल हिलाल, तो ये आप सब लोग जानते हैं इनकी भाषा क्या रहेगी, उर्दू। इसकी भाषा जो थी वो उर्दू थी, ये बातें आप लोग को याद रखना है, उर्दू इसकी भाषा थी, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। ये 6 वर्ष तक क्या थे, ये 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के क्या थे, कांग्रेस के क्या थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे थे, तो ये बातें भी इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यहाँ पे पूछी जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो वो हम लोग मनाते हैं 11 नवंबर के दिन। कब मनाते हैं, 11 नवंबर के दिन मनाते हैं। किसके जन्मदिन पे पूछ ले, और यहाँ पे पूछ ले किसके जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं, किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके जन्मदिन पे पूछे तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हम लोग मनाते हैं, किसके जन्मदिन पे पूछ ले तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे, अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे मनाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। और क्यों अबुल कलाम आज़ाद के ही जन्मदिन पे मनाते हैं, क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक, यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इस प्रश्न से याद रखेंगे क्योंकि ये सभी जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया 1912 कलकत्ता से। भाषा क्या थी इनकी, उर्दू थी। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग 11 नवंबर के दिन मनाते हैं। इस दिन जन्मदिन किसका होता है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या होता है, जन्मदिन होता है। इस वजह से हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये पहले हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभाओं में धुआंधार बम फेंके, वे किसके विरोध कर रहे थे, तो देखिए उस समय क्या था, भारत में ब्रिटिश का शासनकाल था और वहाँ पे 2 विधेयक ब्रिटिश के तरफ से लाया गया था, जिसका नाम क्या था, एक तो था आपका सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक था, इसको नोट करेंगे, सार्वजनिक, इसको नोट करेंगे, सार्वजनिक पब्लिक सेफ्टी बिल, से एग्जामों में भी मिलता है, पब्लिक सेफ्टी बिल, अरे हिंदी में लिख लेते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लाया गया था। और एक था आपका व्यापार विवाद विधेयक, व्यापार विवाद विधेयक। इन दोनों विधेयक के विरोध में इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और यहाँ पे इंकलाब का नारा लगाया था। यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग याद रख लेंगे, और ये दोनों विधेयक थे। और एग्जाम में ये बात बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, पूछे कब हुआ था, तो ये घटना 8 अप्रैल 1929 को, ये एक चीज़ और याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929 को कौन कौन लोग थे, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। इन दोनों लोगों को कहाँ बम फेंके थे, केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय दिल्ली में बम फेंका गया था। और यहाँ पे नारा किस चीज़ का लगाए थे, ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने लगाया था और इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, और इसके बाद इन्होंने सरेंडर भी कर दिया था। और इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य किसी को बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। ठीक, ये इन्होंने बताया कि हमारे बम फेंकने का ये उद्देश्य था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
और ये लोग किसके सदस्य थे? HRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1924 में 1924 में कानपुर में हुई थी। बाद में 1928 में जाकर के इसका नाम बदल दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया। बोले कि नाम चेंज करने का आइडिया किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। 1928 में इसका नाम बदल दिया गया, कहाँ पे? दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में, वहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये इन्होंने 1925 में चौरी चौरा कांड भी किया था और 1929 में ये केंद्रीय बम असेंबली में बम फेंका। इन्होंने सैंडर्स की हत्या भी की थी गोली मार के। तो ये HRA के सदस्यों का काम था, जिनका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हमारे साइंस का प्रश्न है। साइंस का प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आइए चलिए कुछ रोगों के बारे में देख लेते हैं जो एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर ये एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा गया है, क्वासियोरकर रोग, और ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है बच्चों में। बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से मैरास्मस नामक रोग होता है। क्या होता है? यहाँ पे नोट करेंगे, मैरास्मस नामक रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ बीमारी और वो किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, आइए चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपसे पूछे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग, हाइपोग्लाइसीमिया एक रोग है, हाइपोग्लाइसीमिया। और थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ये नाम वगैरह बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें, एग्जामों में पूछे जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग ये ग्लूकोज की कमी से होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज की कमी से होता है। ठीक, हाइपोग्लाइसीमिया रोग ग्लूकोज की कमी से होता है। एक होता है ग्वाइटर रोग, जिसे गलगंट भी कहते हैं, घेगा भी कहते हैं। ग्वाइटर नामक रोग ये आप सभी जानते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में होता है। आयोडीन की कमी, नीचे जाएगा तो वो कमी दिखाएगा, आयोडीन की कमी से होता है। और एक होता है मधुमेह रोग, मधुमेह जिसे बोलते हैं डायबिटीज, मधुमेह को इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज, या फिर कहते हैं शुगर हो गया है, आम भाषा में शुगर हो गया है इसको बोलते हैं। तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक, और अगली बात यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि पैलाग्रा एक रोग होता है, पैलाग्रा नामक रोग, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा है, और इंग्लिश में वैज्ञानिक लैंग्वेज में इसे नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं इस रोग को? नियासिन कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। तो ये कुछ ज़्यादा पूछे जाने वाले रोग हैं जिसको आप लोग को याद रखना है। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होते हैं ये सभी प्रश्न। ठीक, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर। अब प्रोटीन की कमी से बच्चों में ही मैरास्मस नामक रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। और पैलाग्रा जिसे नियासिन कहते हैं ये विटामिन B3 की कमी से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया ये ग्लूकोज की कमी से होता है। ग्वाइटर रोग ये आयोडीन की कमी से होता है। इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे, किससे है ये इंडियन ज्योग्राफी से ले लीजिए। किस राज्य को 1972 तक नेफा कहा जाता था? या फिर राजनीतिक से ले लीजिए, पॉलिटी से ले लीजिए। किस राज्य को 1972 तक नेफा कहा जाता है? नेफा का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका नॉर्थ, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका क्या है? फुल फॉर्म है। फ्रंटियर एजेंसी इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और ये किस देश को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है पूछ रहा है, तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है था। किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक, ये भी बातें यहाँ पे नोट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ अरुणाचल प्रदेश से हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आइए चलिए उन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि परशुराम कुंड एक मेला है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि परशुराम कुंड मेला कहाँ पे लगता है, तो आप लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में लगता है परशुराम कुंड मेला। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगली बात करें, यहाँ पे सेला सुरंग पूछ ले एग्जाम में।
सेला सुरंग, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ पे लगता है। या फिर अगर आपसे पूछे कि भारत में नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये दोनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को मिलेगा। बोमडीला, दीफू, यांगयाप दर्रा, ये कहाँ पे है, तो ये दर्रे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बोमडीला दर्रा यहाँ पे नोट करेंगे, बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये दर्रा कहाँ पे है, तो ये दर्रा सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से कुछ स्टैटिक प्रश्न इतना याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि किस राज्य को 1972 तक, 1972 से पहले तक इसको क्या कहा जाता है, इसको नेफा कहा जाता था। इसका ऐसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो नेफा है। नेफा क्यों है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। परशुराम कुंड मेला आंध्र प्रदेश में, सेला सुरंग नामदफा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, और बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आ चुका है हिस्ट्री का प्रश्न, यहाँ पे हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। आइए चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी आपके खिलजी वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में, और इसके बारे में एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए चलिए देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसको लेकर के इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था, सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये खिलजी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की एक उपाधि थी जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि थी। सिकंदर ए सानी, ये किसकी उपाधि थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का कुछ कार्य है जो एग्जामों में पूछा जाता है। आइए चलिए इसके कार्यों के बारे में, कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले सामानों के लिए, तो इसने बाजार बनाया था। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण योजना को किस शासक ने अपनाया। तो ये किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसने अस्थाई सेना रखने की व्यवस्था बनाई। अस्थाई सेना रखने की व्यवस्था बनाई। और ये बात भी एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, इसका एक सेनापति था। इसके सेनापति के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को ये दुगना ताकतवर बना देता है, क्योंकि ये बहुत ही खुखार था। और इसका नाम था मलिक काफूर। क्या था, मलिक काफूर नाम था। ये अलाउद्दीन खिलजी के इशारों पे चलता था, और अलाउद्दीन खिलजी जो इसे सौंप देता था वो एक करके ही लौटता था। तो ये मलिक काफूर इसका नाम था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में भी बहुत खतरनाक था, और ये इसका सेनापति से और भी ज़्यादा शक्ति देता था, और भी ये खतरनाक बन गया था। ठीक है, तो आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले सामान के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार सेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी। तो हमने बताया इसकी स्थापना किए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी साहब, जो कि खिलजी वंश के शासक थे। और उपाधि क्या थी इनकी, सिकंदर सानी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना रखना, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण, और इसका सेनापति क्या था, मलिक काफूर था। ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, तो देखिए ये
इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से कार्य नहीं है। तो इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक कोई ऑप्शन बताना है कि कौन इसमें से आरबीआई का कार्य नहीं है। तो आइए चलिए, इस तरह के प्रश्न देखने के लिए आपको आरबीआई के कार्यों के बारे में, सभी कार्यों के बारे में पता होना चाहिए। आइए चलिए हम लोग कुछ 4-5 कार्यों के बारे में जो मुख्य है एग्जामों के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, उन सभी को पढ़ लेते हैं। आरबीआई के कार्य क्या है? तो ये क्या काम करता है? मौद्रिक नीति तैयार करता है। मौद्रिक नीति का क्या करता है? तैयार करता है। रेपो रेट दर निर्धारित करता है। तो मौद्रिक नीति का यहाँ पे आप लोग कर लीजिए प्रबंधन। बैंक रेट निर्धारित करता है, रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करता है। ये आरबीआई का कार्य है। और अगर आपसे पूछे कि करेंसी जारी कौन करता है भारत में, मुद्रा नोट जारी कौन करता है? करेंसी जारी करना ये किसका कार्य है? तो ये आरबीआई का कार्य है। और उसका प्रबंधन करना, करेंसी जारी करना और उसका प्रबंधन करना, ये भारत में आरबीआई का कार्य है। उसके अलावा एक कार्य और आरबीआई की नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि सरकार का बैंक कौन होता है? सरकार का बैंक, इसे क्या कहते हैं? सरकार का बैंक आरबीआई को कहते हैं, या फिर इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा का भंडारण करने का काम भारत में कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। विदेशी मुद्रा का ये क्या करता है? भंडारण करता है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको 1949 में इसका वो होता, 1949 में क्या हुआ था? इसका विदेशी मुद्रा का भंडारण प्रबंधन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय इसका पहले कोलकाता में था, फिर आ चुका है, वर्तमान समय इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये सभी चीज़ें इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? कौन सा आरबीआई का कार्य है? तो विदेशी मुद्रा का भंडारण प्रबंधन और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना और करेंसी जारी करना, उसका प्रबंधन करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, ये सभी आरबीआई के ही कार्य हैं। ठीक, एग्जाम में ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे आरबीआई को। सरकार का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। विदेशी मुद्रा का भंडारण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। तो इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता, जब हम लोग क्या करते हैं, पशुपालन के साथ साथ, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते हैं, तो वो हम लोग उसको, वो किस में आता है? तो वो आता है आपका मिश्रित कृषि में। पशुपालन करेंगे, पशुपालन से जो भी आपके अवशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उसको खाद के रूप में कहाँ पे डाल देंगे? खेत में डालेंगे। फिर खेती से जो भी आपकी चारा वगैरह निकलेगा उसको ला करके अपने पशुओं को खिलाएंगे, तो वो मिश्रित खेती में आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे देश में बहुत सारी खेती की पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी खेती के मॉडल हैं, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? आइए चलिए खेती के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं यहाँ पे। जैसे निर्वाह खेती, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निर्वाह खेती किसे कहते हैं? निर्वाह मतलब जीवन यापन। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं या फिर खेती किसे कहते हैं? तो जब परिवार के लिए, जब अपने परिवार के मतलब पूर्ति के लिए, परिवार जितना अनाज खाता है तो उसके लिए, परिवार के लिए जब खेती किया जाता है तो उसे निर्वाह खेती कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वाणिज्यिक खेती किसे कहते हैं? भारत में वाणिज्यिक खेती किसे कहते हैं? जब खेती व्यापार के लिए खेती किया जाता है, जब व्यापार के लिए जब खेती किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक खेती कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बागवानी खेती किसे कहते हैं? ये भी बागवानी कृषि। अगर आपसे पूछे बागवानी कृषि किसे कहते हैं? तो बागवानी कृषि, देखिए, जब कृषि में आप लोग क्या फल उगाएंगे, व्यापक रूप से फूल उगाएंगे, फूल उगाएंगे, उसके बाद सब्जियां उगाएंगे बड़े रूप में, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे बागवानी कृषि। ठीक, और रोपड़ कृषि के बारे में, रोपड़ कृषि आइए देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो रोपड़ कृषि उसे कहते हैं जब एक ही फसल बहुत व्यापक रूप से उगाया जाता है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर एक फसल बहुत बड़े पैमाने पे जब उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग रोपड़ कृषि।
ये बातें आप लोग को याद रखना है। आइए चलिए, अगर आपसे पूछे कि झूम कृषि के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। झूम कृषि क्या होती है? कहीं पे वनों को काट करके वहाँ पे खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। अब जब तक उसकी उपजाऊपन बनी रहती है तब तक वहाँ पे कृषि की जाती है, और फिर अगर उपजाऊपन खत्म हो जाती है तो उस खेती को छोड़ करके फिर यही सेम काम कहीं और पे दोहराया जाता है। वहाँ पे भी वन को काट करके वहाँ पे खेती किया जाता है जब तक उसकी उर्वरता बनी रहती है। वो ये सभी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। जैसे शुष्क खेती पूछे तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? शुष्क खेती कृषि कहते हैं। तो इतनी कृषि के टाइप्स के बारे में आप लोग याद रखें, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक। मिश्रित खेती का मुख्य विशेषता क्या है? तो हमने बताया पशुपालन और खेती साथ साथ करना, तो ये मिश्रित खेती कहता है। निर्वाह खेती परिवार के लिए जब खेती किया जाता है, परिवार के भरण पोषण के लिए, तो इसको निर्वाह खेती कहते हैं। वाणिज्यिक खेती व्यापार के लिए जब खेती किया जाता है बेचने के लिए, तो उसको कहते हैं वाणिज्यिक खेती। और बागवानी कृषि, ये फल फूल सब्जियां जब व्यापक रूप से उगाई जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको बागवानी कृषि कहते हैं। रोपड़ किसी एक फसल को किसी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जब बहुत बड़े भाग पे, तो उसे रोपड़ कृषि कहते हैं। झूम कृषि पहाड़ी इलाकों में किया जाता है और शुष्क खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये कुछ कृषि के टाइप्स थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? जब पूछे मसौदा किसने तैयार किया था तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने मसौदा तैयार किया था। जब पूछे भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किसने किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव को लाया किसने था? इसका प्रस्ताव किसने लाया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया था? तो आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लाया था। किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को लाया था। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। और ये पूछेगा कि इस प्रस्ताव को कहाँ लाया गया था, तो ये मुंबई अधिवेशन हुआ था, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखना है। मुंबई अधिवेशन अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो 1942 में। इसके बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई भारत में। और पूछे कि इस आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। पूरा डेट लिखेंगे 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे गांधी जी ने एक अपना नारा लगाया था, करो या मरो का नारा। अगर आपसे पूछे किसने लगाया था, करो या मरो का नारा किसने लगाया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने लगाया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है, वायसराय कौन थे इस समय भारत में? वायसराय कौन थे भारत में इस समय? तो लिन लिथगो थे। कौन थे? लिन लिथगो थे। इन्होंने क्या किया था? घोषणा कर दिया था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया है? शामिल हो गया है, जबकि बिना किसी से पूछे, और जबकि भारत शामिल भी नहीं था। और यही सब व्यापक रूप लेकर के हम लोगों को क्या करना पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे चलाना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि बहुत ही दुष्ट लोग थे यहाँ पे। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किसने सबसे पहले 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। अगर पूछे मसौदा किसने तैयार किया था, महात्मा गांधी ने इसका मसौदा तैयार किया था। पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भी आप लोग महात्मा गांधी को बताएंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने लाया था, तो ये आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो प्रस्ताव लाए थे। मुंबई अधिवेशन में कहाँ पे भी प्रस्ताव लाया गया था? मुंबई अधिवेशन 1942 में लाया गया था। कब शुरुआत हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। गांधी जी ने यहाँ पे नारा लगाया, करो या मरो का। इस समय भारत में वायसराय थे लिन लिथगो। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया। और भारत और जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पे रखा गया था। ठीक, ये भी बातें आप लोग और याद रखेंगे। 9 अगस्त के दिन ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो यहाँ पे फीमर जो होती है, मानव शरीर की फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी। अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बता दीजिए क्या है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपीज होती है। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है?
स्टपीज होती है और ये कहाँ पे होती है? कान की हड्डी होती है। इतने से नहीं, मध्य कान की हड्डी होती है। कहाँ पे? मध्य कान की। कान में 6 हड्डियाँ, तो उसमें जो आधा आधा करेंगे 3 दोनों कानों में आएगा, और 3 का आधा करेंगे तो दूसरे नंबर पे जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हड्डियों से संबंधित कुछ रोगों के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है बहुत। अगर आपसे पूछे कि ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग ये किस अंग से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर रिकेट्स नामक रोग के बारे में बताएंगे। रिकेट्स नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है रिकेट्स में। या फिर आपसे पूछ ले कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इन तीनों में ही क्या होती है? इन तीनों रोगों में क्या होती है? हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन तीनों रोगों में ही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन तीनों रोगों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीनों का संबंध किससे है? हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि साइंस से प्रश्न था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मध्य कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग, रिकेट्स नामक रोग और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग, ये सभी हड्डियों से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? देखिए, हमारे एग्जामों में हिंदी के लेखकों का भी नाम पूछा जाता है। जीएस में हिंदी के लेखकों का नाम और उनकी रचनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हिंदी के होते हैं प्रश्न, लेकिन यहाँ पे जीएस में भी पूछे जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रश्न है लेकिन ये जीएस का प्रश्न है। ठीक, इनका नाम था धनपत राय। धनपत राय। अब प्रेमचंद के बारे में आप लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद एक लेजेंड है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक के बारे में हमारे कंपटीशन परीक्षाओं में पूछी जाती है, कि जीएस में पूछी जाती है। गबन किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? कर्मभूमि ये किसकी रचना है? कर्मभूमि ये किसकी रचना है? आप सभी इन पुस्तकों को पढ़ें, आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। रंगभूमि, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो समरी सुन लेता हूँ यूट्यूब पे इन सभी पुस्तकों का। रंगभूमि, आप लोग भी समरी सुन लीजिए। और निर्मला, ये सभी किसकी पुस्तक है? रंगभूमि, निर्मला। उसके बाद कलम का सिपाही हो गया, कलम का सिपाही। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रेम पच्चीसी पूछ ले किसकी पुस्तक है? प्रेम पच्चीसी ये किसकी पुस्तक है? ये सभी मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम में बवाल मचाती हैं। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। इनकी कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, कलम का सिपाही, प्रेम पच्चीसी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।